पाठ 15 बुरे फंसे मेहमान बनकर। पाठ परिचय। भारत में अतिथि को देवता मानने की परंपरा है। घर आए मेहमान का यथासंभव आदर सत्कार करना मेजबान का कर्तव्य होता है, किंतु समाज में कुछ स्वार्थी और धूर्त लोग घर आए सीधे सादे मेहमान को रहने की जगह देने के बदले उससे घर के सारे काम एवं खर्चे करवाने से भी नहीं हिचकिचाते। ऐसे लोगों की जब पोल खुलती है तो निश्चित रूप से मेहमान वहां नहीं टिकते। चर्चा करें, हमें घर आए मेहमान के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। विचार करें। जीवन मूल्य। आतिथ्य की वास्तविकता से परिचय कराना, धोखेबाजी से बचना, स्वार्थ एवं धूर्तता से दूर रहना, हास्य विनोद तथा बनावटी व्यवहार को समझना। मनोरमा कराहते हुए, अरे मुन्ना, अरे कहाँ मर गया। रमेश आते हुए, उसे ऐसा क्यों बोल रही हैं भाभी जी? यहीं कहीं बाहर खेल रहा होगा, मैं अभी बुला कर लाता हूँ, आप चाय पीजिए। मनोरमा प्याला पकड़ते हुए, अरे आप चाय भी बना लाए। मुझे यह सब देखकर बड़ी शर्म आती है भैया, पर करूं तो क्या करूं। बीमारी ने ऐसा घेरा है कि पीछा ही नहीं छोड़ती। कुछ दिन के लिए आप मेहमान बनकर आए हैं, मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए थी, पर किस्मत की बात उल्टा सेवा करा रही हूँ। रोग तो किसी दुश्मन को भी ना लगे भैया। रमेश, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं भाभी जी, मैं कोई पराया थोड़े ही हूँ, फिर चाय पीने की मुझे भी बहुत आदत है। मनोरमा चाय पीते हुए, अब हारी बीमारी किसी के बस की बात तो है नहीं भैया। मैं यह थोड़े ही चाहती थी कि घर में मेहमान आए और मैं बीमार पड़ जाऊं, पर किस्मत से कौन टक्कर ले सकता है। हमें तो असल में यह शहर माफिक ही नहीं आया। रमेश व्यंग्य से, किसी को भी माफिक नहीं आ सकता। मनोरमा, जिस दिन से यहाँ आए हैं बस मियाँ बीबी दोनों गिरे गिरे से ही रहते हैं। चाय का घूंट भरती है। पता नहीं कहाँ चले गए हैं। साग सब्जी ले आते तो मेहरी खाना बना जाती, फिर आकर दफ्तर जाने की जल्दी मचा देंगे। पता नहीं अब कब आए। न हो तो भैया तुम ही बाजार से साग भाजी ले आओ। रमेश, कोई बात नहीं, मैं बाजार से अभी जाकर साग भाजी ले आता हूँ। कुछ और तो नहीं लाना? मनोरमा, अब क्या बताऊं भैया, पता नहीं ये कहाँ चले गए हैं। मैं तो जिस दिन से तुम आए हो खाट से उठी तक नहीं। पैसे भी उन्हीं के पास हैं। रमेश, पैसों की कोई बात नहीं भाभी, ये बताओ साग भाजी के अलावा और तो कुछ नहीं लाना? मनोरमा कराहते हुए, हकीम जी ने मौसम्मी के रस के साथ दवाई खाने को कहा है। हो सके तो 1 दर्जन मौसम्मी भी लेते आना। रमेश चलते हुए, मैं अभी ये सब कुछ लेकर आता हूँ। मनोरमा, अरे हाँ याद आया, सुनो भैया, 1 बड़ी डबल रोटी जरूर ले आना और 1 बड़ी टिकिया मक्खन की भी। रमेश झिझकते हुए, पर बुखार में तो मक्खन। मनोरमा बात काटकर, यह तो ठीक है पर मुझसे तो रूखी डबल रोटी खाई नहीं जाती। मक्खन तो तुम जरूर ही ले आना और हो सके तो पाव भर अंगूर भी ले आना। रमेश, अच्छा भाभी। रमेश चलने लगता है, तभी मुन्ना भागता हुआ आता है। मुन्ना, अम्मा अम्मा। मनोरमा, कहाँ मर गया था रे? मुन्ना, कहीं नहीं, बाबूजी के साथ गया था, जल्दी करो, बाबूजी ने एक 10 का नोट मंगवाया है। मनोरमा, मेरे क्या सिरहाने रखा है 10 का नोट? न जाने पैसे कहाँ रख गए हैं, वे हैं कहाँ? मुन्ना, बड़े बाजार में लॉन्ड्री वाले से कपड़े लेने गए थे, वहाँ जाकर पता लगा कि रुपये तो साथ लाना ही भूल गए हैं। अब जल्दी करो, न हो तो चाचा जी से लेकर दे दो, पिताजी आते ही दे देंगे। मनोरमा, भैया जेब में 10 का नोट हो तो इसे दे देना, वे आते ही लौटा देंगे। रमेश, हाँ हाँ क्यों नहीं। बटुए में से नोट निकालकर देते हुए, लो मुन्ना। मुन्ना नोट लेते हुए, चाचा जी अगर आप बाजार जा रहे हैं तो मेरे लिए 2 बड़ी कॉपियाँ जरूर लेते आइएगा, पिताजी से आते ही पैसे दिलवा दूंगा। रमेश, नहीं नहीं, पैसों की कोई बात नहीं। जाता है। मनोरमा, अरे मुन्ना ला यह 10 का नोट मुझे दे। मुन्ना, पर बाबूजी। मनोरमा कड़क कर,
मैं जो कह रही हूँ सो कर। ला इधर ला यह 10 का नोट और बाबूजी से कहना कि अब तो उन कपड़ों में से एक जोड़ा ले आए, बाकी शाम को पैसे देकर ले आएंगे। जा भाग, उनसे कह अब जल्दी घर आ जाएं, फिर नहा धोकर दफ्तर भी जाना होगा उन्हें। और सुन, इन 10 रुपयों की बात अपने बाबूजी से मत कहना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तेरे लिए। मुन्ना, मुझे क्या जरूरत पड़ी है माँ? मनोरमा, जा जल्दी से बाबूजी को बुला ला। मुन्ना जाता है। पड़ोसिन लक्ष्मी आती है। लक्ष्मी, और सुनाओ मुन्ना की माँ, कैसी तबीयत है? मनोरमा, अरे बहन, मेरी तबीयत को क्या हुआ है, अच्छी भली हूँ। कुर्सी से उठकर खाट पर बैठती है। बैठना, जिंदगी भर काम करते करते थकान व्याप गई है शरीर में। लक्ष्मी कुर्सी पर बैठते हुए, वह तो है ही। मनोरमा, राम तेरा भला करे, सोचा 2-4 दिन आराम ही कर लूं, यूं ही मामूली बुखार है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। सांस भरकर, एक तो वैसे ही घर का काम काज पूरा नहीं होता, फिर इन मरे मेहमानों के मारे भी नाक में दम हो जाता है, ऊपर से इनकी सेवा करो। लक्ष्मी, घर गृहस्थी में यह सब तो लगा ही रहता है बहन, कभी कोई हमारा मेहमान, कभी हम किसी के मेहमान, पर अब की बार ये कौन साहब आए हैं? मनोरमा, मेरी जाने भला, इनके किसी दोस्त के दोस्त हैं। उस दिन तुझसे ही तो पूछा था SN सक्सेना का मकान कौन सा है। बेचारा मुसीबत का मारा दिखता है, नहीं तो कौन किसके घर परदेश में आकर ठहरता है। हमने भी सोचा 4 दिन रह जाएगा, तो इसमें हमारा क्या बिगड़ेगा, भगवान सबके भाग्य की रोटी भेजते हैं। लक्ष्मी, वह तो है ही, फिर है भी कोई भला आदमी। अब तुम जानो मेहमान कब किसी का कोई काम करते हैं। मैं तो यह देख रही हूँ, जिस दिन से आए हैं बाजार से सब सौदा सुलभ वही लाते हैं। मनोरमा, तेरे जेठ जी तो बहुत ना ही करते हैं, पर भैया एक नहीं सुनते, कहते हैं रहूंगा तो घर का आदमी बनकर, मेहमान बनकर नहीं। अब तू ही बता, हम करें तो क्या करें, मेहमान की जिद के आगे तो झुकना ही पड़ता है। लक्ष्मी, मुझे तो हंसी आई जब कल उन्होंने सामने की कुइयां पर अपने और मुन्ना के सब कपड़े धोए। मनोरमा, मैंने तो बहुत कहा था कि लॉन्ड्री से धुलवा लो, पर बोले नहीं भाभी, बरसाती मौसम है, न जाने धो भी कब दे, खुद ही धो लेता हूँ। और जब वे धोने लगे तो मुन्ना मरा अपने कपड़े भी डाल आया। मैंने मुन्ना को बहुत डांटा, कपड़े वापस उठाने भी गई, पर नहीं माने। लक्ष्मी व्यंग्य से, वह तो है ही, और तुम जानो मेहमान की जिद के आगे झुकना ही पड़ता है। कल मैं आई तो कपड़ों का ढेर प्रेस करने में लगे हुए थे। मनोरमा हंसती है, अरे यह हमारे रमेश बाबू भी कमाल के सन की आदमी है, इन्हें धोबी का प्रेस किया हुआ कपड़ा कभी पसंद ही नहीं आता। रुक कर, सुन लक्ष्मी, कल तुझे देखकर रमेश बाबू कह रहे थे, मालूम नहीं क्यों यह लड़की कुछ पहचानी सी लगती है। मैंने कहा लाला वैसे ही लग रहा होगा, बोले हो सकता है। लक्ष्मी मन ही मन में, तब तो ये हरीश भैया के दोस्त ही हैं, पर इन कमबख्तों के यहाँ कैसे आप फंसे। प्रकट रूप में, अच्छा बहन चलूं, चूल्हे पर दाल चढ़ा आई हूँ, कहीं जल ही न जाए। मनोरमा, अच्छा मैं भी उठूं, चौका बर्तन कर लूं, मेहरी का क्या पता आए ना आए। दोनों जाती हैं। कुछ देर बाद साग सब्जी के थैलों से लदा रमेश आता है। थैले मेज पर रखता है, चारों ओर देखता है, फिर बैठ जाता है। रमेश सांस भरकर, वाह हरी किस्मत, कहाँ लाकर पटका है। न जाने इस मूर्ख हरीश ने किस जन्म का बदला लिया है। मुंह बनाकर, सीधे सक्सेना साहब के घर चले जाना, मेरे बड़े भाई जैसे हैं। ऐसी की तैसी तुम्हारी और तुम्हारे बड़े भाई की। अच्छा भला किसी होटल में ठहर जाता, पर नहीं, वहीं ठहरना वे बुरा मानेंगे। सामने हो तो 2 थप्पड़ रसीद करूं, वहां तुम आराम से लिख सकोगे, अपना सिर आराम से लिख सकूंगा। 2-2 पत्र डाले, एक का भी उत्तर नहीं आया। जी करता है कि। तभी किसी के आने की आवाज। मुन्ना और सक्सेना साहब आते हैं। सक्सेना, तुम्हारी भाभी कहाँ है रमेश? रमेश, मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं बाजार से अभी सौदा खरीद कर लौटा हूँ, शायद गुसल खाने में हाथ मुंह धोने गई हैं। मुन्ना, मेरी कॉपियां लाए चाचा जी। रमेश थैले से कॉपियां निकाल कर देता है। ये लो। मुन्ना,
जी, अंगूर भी आए हैं, हम तो अंगूर खाएंगे। थैला हाथ में लेकर। जी, डबल रोटी भी है, मक्खन भी है, मौसम्बियाँ भी हैं। सक्सेना। अरे ये सब क्या है? आदमी को इतना फिजूल खर्च भी नहीं होना चाहिए, पर तुम्हारी आदत तो ऐसी है कि मैं तुम्हें क्या कहूँ। भाई हमारी बात मानो, थोड़ा सा अपनी इस फिजूल खर्ची की आदत में सुधार करो। मनोरमा आते हुए। आखिर घर का रास्ता नजर आ गया आपको? मैं कहती हूँ जहाँ जाते हो वहीं जाकर बैठ जाते हो। कपड़े क्यों नहीं लाए? सक्सेना। कपड़े खाक लाता, जब देखने लगा तो सब कपड़ों में दाग लगे हुए थे। लॉन्ड्री वाले को डांट कर कपड़े छोड़कर चला आया हूँ, कल सुबह साफ करके देगा। मनोरमा। ओहो, पर अब दफ्तर क्या पहनकर जाओगे? मेरा सिर, घर में तो तुम्हारा एक भी जोड़ा धुला हुआ नहीं है। सक्सेना। ये क्या कह रही हो? आज तो दफ्तर जाना बहुत जरूरी है, बड़े साहब मुआयना करने आने वाले हैं। बस ये समझ लो कि आज अपनी हत्या हो गई। उधर मुन्ना मेज पर बैठा मजे से अंगूर खा रहा है। मनोरमा। अब मैं क्या बताऊं? कोई एक आफत हो तो कहूं, मेहरी भी अभी तक नहीं आई। सक्सेना। ओहो, मेहरी का रोना बाद में रो लेना, पहले मेरी समस्या का कोई हल ढूंढो। हाँ याद आया, सुनो रमेश, ना हो तो तुम ही अपना कोई कुर्ता पजामा इस वक्त दे दो। हंसकर। एक जैसी कदकाठी के दो आदमियों में ये समझौता तो होना ही चाहिए। रमेश। क्यों नहीं? सक्सेना। क्यों, तुम्हारा क्या विचार है मनोरमा? मनोरमा। अब काम तो किसी न किसी तरह चलाना ही होगा। रमेश बाबू भी बेचारे क्या सोचेंगे? रमेश। नहीं नहीं, इसमें सोचने की क्या बात है, मैं अभी लाता हूँ। सक्सेना। सुनो भाई, वो सिल्कन कुर्ता लाना और कोई बढ़िया सी जवाहर कट भी। आज तो अफसर पर अपना पूरा पूरा रौब पड़ना चाहिए, जल्दी करो। रमेश। अभी लाया। जाता है। सक्सेना धीरे से। 10 रुपए मैंने मंगवाए थे, वो मुझ तक नहीं पहुंचे। अब मुझे दफ्तर पहुंचते ही पार्टी के 5 रुपए देने हैं, वो कहां से दूंगा? मनोरमा धीरे से। घबराते क्यों हैं? मैंने रमेश से 5 रुपये तुम्हें भेजने को ले लिए थे। सक्सेना। झूठ, मुन्ना तो कहता था चाचा ने 10 रुपए दिए हैं। मनोरमा। ओहो, 5 की मुझे भी जरूरत है, पर यह मुन्ना है कहाँ? उधर देखकर, अरे ये तो सारे अंगूर ही चट कर गया दिखता है। पर सुनो मुन्ना के बाबू, मैंने रमेश से कहा था कि उनके आते ही रुपये दे दूंगी। सक्सेना। कह देना 2-4 दिन बाद दे देंगे। पर सुनो, एक तरकीब सूझी है। ये कह दो ना कि मुन्ना से गुम हो गए हैं, शायद वापस ही ना ले। झूठा रोना और कहना कि वे 10 रुपए गुम हो गए हैं। मनोरमा। मुन्ना इधर आ। मुन्ना पास आता है। मैं तुझे झूठ मूठ मारूंगी, तू झूठा रोना और कहना कि वे 10 रुपये गुम हो गए हैं। मुन्ना। पर क्यों? मनोरमा। बस कह दे जो कह रही हूँ। मुन्ना पर नकली मार पड़ती है, वह रोता है। मनोरमा ऊंचे स्वर में। मैं आज तेरी जान लेकर ना छोड़ूं तो मेरा नाम मनोरमा नहीं। कोई भी काम तुझसे ठीक ढंग से नहीं होता। सक्सेना ऊंचे स्वर में। मैं कहता हूं, क्या इस जरा सी बात के लिए बच्चे की जान लेकर रहोगी? मनोरमा मारती है, मुन्ना रोता है। तभी रमेश कुर्ता पाजामा और जवाहर कट लिए हुए आता है। रमेश। क्यों, क्या बात हुई भाभी? मनोरमा चीख कर। मैं आज तेरी हड्डी पसली साबुत नहीं छोड़ूंगी। सक्सेना गुस्से से। मैं कहता हूं, छोड़ती है इसे या नहीं? मुन्ना को छुड़ाता है। चल भाग। मुन्ना भाग जाता है। मैं कहता हूं, तुम कैसी माँ हो? 10 रुपए क्या गुम हो गए? तुम्हारी नजर में तो सोने की लंका लुट गई। मनोरमा। मेरे लिए तो 10 रुपये लंका के बराबर ही है। रमेश। क्या मुन्ना कुछ नुकसान कर बैठा है? सक्सेना। अरे भाई, कोई खास बात नहीं। तुमसे जो 10 रुपए लेकर मुझे देने को भेजे थे, उन्हें मुन्ना रास्ते में गुम कर गया। बस इसी बात पर इसकी हड्डी पसली एक कर दी इन्होंने। भला ये भी कोई बात हुई? बचपन में पिताजी के एक दोस्त की सोने की अंगूठी गुम हो गई थी। बस हंसकर बात को टाल गए सब लोग। रमेश। जो भी हो, पर मुन्ना को इस तरह पीट कर आपने अच्छा नहीं किया। मनोरमा रोने लगती है। तुम दोनों तो मुझे ही दोष दोगे। तुम में से किसी के 10 रुपये गुम हो जाते तब मैं पूछती। सक्सेना से। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इन्हें तो 10 रुपये ट्रंक में से निकाल कर दो।
रमेश। नहीं नहीं, मैं ये 10 रुपए नहीं लूंगा। समझ लो ये मेरे से ही गुम हुए हैं। मनोरमा। वाह वाह, यह कैसे हो सकता है? रमेश। मैंने कह दिया, मेरी बात मानिए। सक्सेना हंसते हुए। लो, अब इस बात पर झगड़ा शुरू हो गया। अरे मैं कहता हूं, इस तरह के झगड़े निपटाने को तो सारी जिंदगी पड़ी है। लाओ रमेश, ये कपड़े मुझे दो, और सुनो मनोरमा, अब खाना रहने दो। 4-5 टोस्ट झट से मक्खन लगा कर ले आओ, मैं वही खाकर चला जाऊंगा, बहुत देर हो गई है। मनोरमा। आप सब दूसरे कमरे में आ जाइए, वहीं चाय बना लाती हूँ। सब जाते हैं। 1-2 घंटे बाद वहीं रमेश बैठा कोई चिट्ठी लिख रहा है। मनोरमा आती है। मनोरमा। क्या कर रहे हो भैया? कुछ खास नहीं, 1-2 जरूरी चिट्ठियां लिख रहा हूँ। सुनो, मैं हकीम जी के पास जा रही हूँ। मुन्ना आएगा, उसे जरा दूध गर्म करके पिला देना। आप बेफिक्र रहें। मनोरमा जाती है। ओह, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये सब तमाशा क्या है? हरीश जैसा आदमी इन लोगों के यहाँ आकर किस तरह इतने दिन रह लेता होगा? अब हरीश का इंतजार यहाँ नहीं करना चाहिए, पर जा कैसे सकता हूँ? भाभी के भाई परसों मेरा बिस्तर बंद मांग कर ले गए हैं। कह तो 2 दिन को गए हैं, पर भगवान जाने कब लौट कर आए। अपना नैनीताल तो यहीं हल्द्वानी में ही बन गया। तभी नेपथ्य में हरीश की आवाज गूंजती है। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी। रमेश चौंक कर। हैं? ये तो हरीश की आवाज लगती है। दरवाजा खोलकर। अरे हरीश। हरीश। अरे रमेश, तुम यहाँ? कमाल है, मैं तुम्हें कल शाम से ढूंढ रहा हूँ। रमेश। वो तो सब ठीक है, भीतर आओ। दोनों कमरे में आते हैं। अब पहले ये बताओ कि तुम ठहरे कहाँ हो? हरीश। एसएन सक्सेना के पास, और कहाँ? तुम बताओ, तुम किसके पास आकर ठहरे हो? रमेश। एसएन सक्सेना के पास, और किसके पास? हरीश आश्चर्य से। एसएन सक्सेना के पास? क्या मतलब? रमेश। मतलब वही जो होना चाहिए। तुमने जहाँ कहा था मैं वहीं ठहरा हूँ। तुमने जो सड़क बताई थी वही सड़क है। मकान के सामने बिजली का खंभा भी है। मकान के अंदर एसएन सक्सेना की तख्ती भी है। अब बताओ, मैंने क्या गलती की? हरीश। ओहो, पर मैंने तो जिन सक्सेना के पास तुम्हें भेजा था वे और हैं, श्री सुरेंद्रनाथ सक्सेना। बहुत बड़े आदमी हैं। रमेश व्यंग्य से। छोटे आदमी तो ये भी नहीं है, बस फर्क यही है कि ये शंभुनाथ सक्सेना है। तुमने मुझे पूरा नाम तो बताया नहीं था। तुमने तो मिठाई और आम भेजे थे, वे भी इन्होंने बड़े चाव से ग्रहण किए। तुम्हारी दी हुई चिट्ठी पढ़कर तुम्हारे बचपन की कई घटनाएं सुनाई। हरीश। हे भगवान, तो क्या इनके भी कोई हरीश नाम का भांजा है? रमेश। होना तो चाहिए, वैसे ना भी हो तो कोई अंतर नहीं पड़ता। हरीश। मैं तुम्हारी चिट्ठियों से परेशान था। हर चिट्ठी का तुरंत जवाब दे रहा हूँ, पर तुम लिखते हो कि तुम चिट्ठी नहीं डालते। सोचने लगा आखिर बात क्या है। कल रात जब वहाँ तुम्हें नहीं देखा तो घबरा उठा। वे कहें यहाँ कोई आया ही नहीं, मैं कहूँ यहाँ से मुझे चिट्ठियाँ गई हैं। ये तो शुक्र करो कि इस पड़ोस में मेरी फुफेरी बहन लक्ष्मी रहती है। यदि मैं उससे मिलने ना आता तो तुमसे मुलाकात भी ना होती। लक्ष्मी आते हुए। मैं भी सोचूं भैया आवाज लगाकर किधर चले गए। हरीश। रमेश, ये मेरी बहन लक्ष्मी है। मेरा अंदाजा है तुम लखनऊ में फूफी के यहाँ इससे मिले हो। रमेश। 5-6 साल पहले की बात है, मैं पहचान तो रहा था। पहचान तो कुछ कुछ मैंने भी लिया था, पर ये यहाँ आकर अपने भैया भाभी की सेवा में ऐसे जुटे कि क्या बताऊं। हंसती है। हरीश हंसते हुए। अरे ये भी एक लंबी कहानी है। अपने मामा सुरेंद्रनाथ है ना, इसे उनका पता दिया था, ये आकर ठहर गया यहाँ। मैं भी सोचती थी कहीं कोई गलती जरूर हुई है। इनके यहाँ कोई कोई मेहमान ही 2 दिन से ज्यादा ठहर पाता होगा, पर ये है कि हफ्ता पूरा हो गया। रमेश से। अब रमेश भैया जिंदगी भर इस घटना को याद रखेंगे। रमेश। तुम इस जीवन की बात कर रही हो? मैं अगले जीवन में भी इस घटना को नहीं भूल सकता। दिन में 20 बार ये सोचता था कि बुरे फंसे मेहमान बनकर, बुरा हो इस हरीश का। घर में कभी पानी का गिलास भी खुद भरकर नहीं पिया। यहाँ रोटी भी 1-2 दिन खुद ही बनाकर खाई और दूसरों को भी खिलाई। लक्ष्मी और हरीश हंसते हैं। हरीश। अच्छा, अब उठो, चलने की तैयारी करो। रमेश।
नहीं भाई, अपने मेजबान से मिले बिना कैसे जा सकता हूँ? अपना तो सारा सामान यहाँ बटा हुआ है। मुन्ना आते हुए। चाचा जी मेरे लिए दूध गर्म कर दीजिए और 6 आने भी दीजिए, मैं अपने लिए केक लाऊंगा। रमेश जेब से पैसे निकाल कर देता है। लो बेटा, जल्दी आओ, मैं दूध गर्म करता हूँ। मुन्ना जाता है। कुछ देर और ऐश कर लो। लक्ष्मी और हरीश हंसते हैं। पर्दा गिरता है। लेखक देवराज दिनेश।